नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस सुपर एक्सक्लूसिव एडिशन यानी M3M के पर्दाफाश में। आज पार्ट 8 है। इससे पहले 7 पार्ट्स के जरिए मैं आपको दिखा चुका हूं ग्राउंड पर माहौल क्या है M3M को लेकर। जो लोग उसमें इन्वेस्ट कर चुके हैं, चाहे वो बायर्स हों या वो किसान हो जिनकी जमीनों को अधिग्रहित किया गया, जिन लोगों के साथ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ, इस पूरी मुहिम में लगातार जो वादा मैंने आपसे किया, मेरी टीम ने आपसे किया, भारत एक्सप्रेस ने आपसे किया कि इस आवाज को हम मुखरता से उठाते रहेंगे। भारत एक्सप्रेस जनहित में लगातार माफिया बिल्डर M3M की एक एक काली करतूत का एक्सपोजे कर रहा है। हजारों खरीदारों से संगीन धोखाधड़ी कर चुके M3M बिल्डर के काले कारनामों को भारत एक्सप्रेस 7 एपिसोड में एक एक कर आपके सामने रख चुका है। भारत एक्सप्रेस की सत्य, साहस और समर्पण से भरी पत्रकारिता उन पीड़ितों में भी हिम्मत भर रही है जो M3M के खौफ की वजह से अपनी आप बीती जाहिर नहीं कर पा रहे। सोशल मीडिया पर हमें टैग कर सैकड़ों पीड़ितों ने अपने साथ हुए धोखे के बारे में हमें विस्तार से बताना शुरू किया, लेकिन अपने फ्रॉड के खिलाफ लोगों को यूं लामबंद होते देख M3M बिल्डर की सांसें उखड़ गई। भारत एक्सप्रेस की मुहिम से घबराए M3M बिल्डर ने तमाम पीड़ितों से संपर्क साधना शुरू कर दिया और अब यह माफिया बिल्डर किसी पीड़ित को भविष्य में उसके पैसे लौटाने का झांसा दे रहा है तो किसी को जल्द उनकी दुकान या फ्लैट सौंपने की कसम खा रहा है। M3M बिल्डर लोगों पर दबाव बना रहा है कि वो सोशल मीडिया से अपनी शिकायत हटा ले और भारत एक्सप्रेस के कैमरे पर आकर सच ना बताएं। लेकिन जब लोग इस पर भरोसा नहीं कर ब्याज समेत अपने पैसे वापस मांग रहे हैं तो M3M बिल्डर गुंडागर्दी दिखाते हुए धमकी देने से भी बाज नहीं आ रहा। जान और पूंजी जाने के डर में लोग फिर खौफ की चुप्पी साधने पर मजबूर हैं। भारत एक्सप्रेस को फोन कर सैकड़ों लोग खुद को मिली धमकियों के बारे में भी बता रहे हैं। बाल बच्चों वाले इनाम भारतीय परिवारों का दर्द भारत एक्सप्रेस अच्छी तरह से जानता है, समझता है। हम जानते हैं कि ये भारतीय नागरिक अपने परिवार पर खतरा देखते हुए चुप रहने को मजबूर है, लेकिन भारत एक्सप्रेस M3M बिल्डर की धोखाधड़ी की धज्जियां उड़ाने से रुकेगा नहीं जब तक एक एक पीड़ित को न्याय न मिल जाए। जब तक M3M बिल्डर हर एक पीड़ित को तय मानकों के हिसाब से उनके फ्लैट, दुकान और ब्याज समेत पूरा मूलधन वापस नहीं लौटा देता, तब तक M3M बिल्डर के खिलाफ भारत एक्सप्रेस की यह मुहिम यूं ही जारी रहेगी। माफिया बिल्डर M3M शायद ही किसी ग्राहक को ठगने से बाज आता हो। आरती तनेजा का परिवार इस लुटेरे बिल्डर के हाथों बेहद बुरी तरह से परेशान हो चुका है। M3M बिल्डर ने इस आम भारतीय परिवार से इस तरह भ्रष्टाचार और धोखा किया कि आज उनका पूरा जीवन बर्बाद हो गया। आरती तनेजा के परिवार ने M3M बिल्डर के झांसे में आकर इनके प्रोजेक्ट्स में एक दुकान खरीदने के लिए अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी। प्रोजेक्ट्स की डिटेल को देखकर तनेजा परिवार ने बनने वाली दुकान का 60% एडवांस भुगतान किया, M3M बिल्डर को दे दिया। पैसे देते वक्त उन्हें M3M 65th एवेन्यू में तय शॉप की रजिस्टर, बायर एग्रीमेंट और पोजीशन लेटर भी दिया गया। हालांकि जब प्रोजेक्ट बनकर तैयार हुआ तो M3M बिल्डर ने प्रोजेक्ट के नियमों के खिलाफ जाकर तनेजा परिवार की दुकान के आगे 4 नई दुकानें बना दी, जिस वजह से इनकी दुकान किसी ग्राहक की नजर में आती ही नहीं। तनेजा परिवार की शिकायत पर M3M ने कभी झांसा देने की चाल चली तो कभी गुमराह किया तो कभी सीधे सीधे वार्न कर दिया गया, धमकी दे दी गई। आज लंबा अरसा बीत जाने के बाद उस तय दुकान को M3M ने कानून के खिलाफ जाकर किसी और शख्स को बेच दिया। उधर तनेजा परिवार की पूरी कमाई M3M डकाल चुका है। आरती तनेजा अपने परिवार संग M3M में हर दरवाजा खटखटा चुकी है, दर बतर ठोकरें खा चुकी है, लेकिन अब इन्हें ना तो दुकान मिलने की आस नजर आती है, ना ही ब्याज समेत अपनी पूंजी के वापस मिलने के कोई आसार नजर आते हैं। नमस्कार मेरी भारत एक्सप्रेस न्यूज चैनल को। मैं यहाँ थोड़ा डर के यहाँ पे आई हूँ आप सबके सामने। मैं लाइव टेलीकास्ट में नहीं आना चाहती क्योंकि मुझे भी अपनी जान का खतरा है और
ये वीडियो मेरे घर वालों ने मना किया था और मैं ये वीडियो चुपके से आपके सामने पेश करना चाह रही हूँ, क्योंकि मुझे एमथम ने इतना हरासमेंट करा है। आज शायद मैं कब तक हूँ मैं खुद को नहीं जानती। तो इन्होंने क्या करा, मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ है केस। एमसीएम में 60 से मेरी शॉप है। इन्होंने मेरे पास एक पोजीशन लेटर आता है, उसमें कहते हैं आप पेमेंट कर दो। हम पेमेंट करने जाने से पहले हमने कहा पहले दुकान तो देख ली कि क्या वो बन गई है, कुछ कमी पेशी तो नहीं है उसमें। तो हम जाते हैं वहाँ पे, देखते हैं कि हमारी दुकान के आगे इन्होंने 4 दुकानें बना दी। फिर हम सीआर में ऑफिस में जाते हैं, उनको बोलते हैं कि हमें तो कुछ बताया ही नहीं आप लोगों ने कि 4 दुकानें कैसे बना दी आपने। तो वो कहते हैं कि वो तो हमने बना दी। तो हमने कहा आपने नक्शे में तो नहीं है आपका, उसमें आपने कैसे बना दिया। कहते हैं इसके नक्शे की ज़रूरत नहीं पड़ती और हमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर हम हमसे ये कहते हैं कि हमें आपको, जब हमने आपको पेमेंट करी है पीएलसी की, तो 2 साइड ओपन है, आपने पीएलसी हमसे ज़्यादा ली। फर्स्ट हमारी कॉर्नर की शॉप है और आप हमें आगे हमारी दुकान तो चुप गई। तो अब आप कह रहे हैं कि हम आपको पेमेंट करें, किस वजह के हम आपको पेमेंट करें? या तो हमारी 4 दुकानें तोड़ दो, हम आपको पूरी पेमेंट कर देते हैं। तो कहते नहीं, चलो आप, गौरव जैन जी कहते हैं कि चलो हम आप आपस में बैठ के बात करते हैं और हम आपको 8 लाख का ये हमें डिस्काउंट देते हैं। हमें जब 8 लाख का डिस्काउंट मिलता है फिर हमें कहते हैं कि आप बाकी बैलेंस पेमेंट कर दो। हम कहते हैं कि ठीक है, हम बाकी बैलेंस आपका पेमेंट कर देते हैं। तो फिर जब हम थोड़ा सा टाइम मांगते हैं फिर 1 महीने का, कि हमें 20-25 दिन या 1 महीने का आप हमें टाइम दो, हम आपकी पेमेंट कर देते हैं। कहते हैं ठीक है, आप कोई नहीं, आप पेमेंट कर दो। तो जब हम पेमेंट करने जाते हैं इनके ऑफिस में, तो कोई ना कोई सीआर में से हमें नई बंदा खड़ा कर देते हैं और कहते हैं कि हमें तो नॉलेज में नहीं है कि गौरव जैन ने आपको 8 लाख का डिस्काउंट दिया है। हम उनको व्हाट्सअप दिखाते हैं, हम उनको मेल दिखाते हैं कि उनका रिटर्न में है। नहीं, हम उनसे बात करेंगे फिर हम आपसे बताएंगे। वैसे करते करते इन्होंने 3-4 महीने ऐसे वो लिंगर आउट कर दिया। फिर आफ्टर जब भी गौरव जैन को फ़ोन करे, एमसीएम की शुरू से आदत है कि इनको बताया जाता है कि आपको फ़ोन नहीं उठाना, ठीक है। हम फ़ोन करते हैं, कोई रिप्लाई नहीं आता। आफ्टर 6 मंथ के बाद जब बड़ी मुश्किल से हमें गौरव जैन जी हमें कहीं बैठे मिलते हैं, तब उनसे बात करते हैं कि सर ऐसी-ऐसी बात है, आपने क्यों नहीं इस आपको बताया? वो कहते हैं नहीं आप ठीक है, हमने सॉरी, हमने तो आपकी दुकान सील कर दी है, तो आप कोई और देख लीजिएगा। हमने कहा आपने दुकान कैसे सील कर दी? हमने तो आपको पेमेंट करी है, बायर एग्रीमेंट बना हुआ, पोजीशन लेटर बना हुआ है, आपने कैसे सील कर दी इसको? कहते नहीं हमारा मिसकम्युनिकेशन गैप रहा होगा, ये मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, कोई नहीं आप दूसरा देख लो, हम उसमें एडजस्ट कर लेंगे। हम दूसरी दुकान देखते हैं या ऑफिस देखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जैसे मार्केट में इनका 40 लाख का रेट है, बाहर डीलर देता है, तो ये लोग 60 या 70 लाख बताते हैं सीधा, मतलब सीधा ही डबल बताते हैं। तो हमने कहा कि हमने दुकान देखी है, आप ये देख लो, छोटी दुकान है, 40 लाख के आसपास है, तो बाकी जो बैलेंस है वो हम कर देते हैं। या कहते हैं कि नहीं आपको ना सीआरएम फिर जल्दी से लेना पड़ेगा और क्या कहते हैं बाहर से नहीं लेना पड़ेगा। हमने कहा आपके रेट में उसमें मेरे ज़मीन आसमान का फ़र्क है, उसमें तो 2 दुकानें हैं जिसमें आप एक ही दुकान के पैसे ले रहे हो। कहते हैं नहीं ऐसा नहीं होगा। चलो जी, बात आगे होती है। बहुत दिनों के बाद फिर हम एक फाइनल करते हैं, एमसीएम हटा दिया। हमने सोचा जो हमारा मकान है मिट्टी को बेच के कम से कम हमारे पैसे तो निकलेंगे, कोई नहीं हम किराए पे रह लेंगे। हम वहाँ तक की भी नौबत में आ जाते हैं अपने मकान बेचने की। तो फिर कहते हैं कि आप एक काम करो, जो 5 लाख आप टोकन मनी दोगे वो वापसी नहीं होगा, पहले आप एमसीएम को बोलो कि वो आपको लिख के दे। अब ये हमें लिख के नहीं दे रहे कि हमारे फंड वो ट्रांसफ़र करेंगे। तो बाद में हम काफ़ी एजेंट से उनसे बात करते हैं, कि पीआर में बात करते हैं, फिर सैलरी में बात करते हैं, तब वो कहते हैं कि नहीं वो ट्रांसफ़र वाला स्कीम तो ख़त्म हो गया, आपको रिफ़ंड पूरा मिल जाएगा। नहीं जी, कब तक मिल जाएगा? कहते हैं जी 10-15 दिन में आपको मिल जाएगा। आज का वो दिन अभी तक हमें कोई रिफ़ंड नहीं मिला। फिर अब जाके फिर हमको मेल वगैरह करते हैं, तो आप मानेंगे नहीं, वो सिर्फ मात्र 1,42,000 हमें देने को तैयार थे। मेरे हस्बैंड ने बोला हमारी क्या गलती है कि आप इतना पैसा क्यों कम दे रहे हो? तो उन्होंने कहा नहीं आपका डिडक्ट हो गया, ये है, मतलब फोरफिट हो गया है इस तरह, और हमने डीलर के पैसे काट लिए हैं, हमने जीएसटी काट लिया वगैरह वगैरह करके इन्होंने हम ये बोला। हमने बोला हमारी क्या गलती, दुकान आपने आगे बनाई, हमारी थोड़ी गलती है। तो फिर इन्होंने हमें फिर 12 लाख समथिंग का कुछ अमाउंट दिया कि आपको हम वो आप एक्सेप्ट कर लो, वो हम आपको पेमेंट कर देते हैं। तो हमने कहा हमें नहीं करना, हमें अपनी दुकान चाहिए। अब हमें फिर क्या हुआ, हमें
ट्विटर में हमने ट्वीट करा। उसके बाद हमें 3-4 ट्वीट करने के बाद हमें वहाँ से लीगल डिपार्टमेंट एमसीएम में सानिया मैम को कॉल आया, जी आप बैठ जाओ, आज हम आपका जो भी समस्या है ना, हम आपकी समस्या सब दूर कर देंगे। हमने कहा ठीक है। कहती अब क्या चाहते हो भैया, हम अपनी दुकान चाहते हैं। कहती थी दुकान तो मिलेगी नहीं आपका, आपका रिफंड मिल जाएगा, हम आपको ये कर सकते हैं, जो आपने अमाउंट दिया प्रिंसिपल अमाउंट हम आपको वही दे देंगे। तो हमने कहा कि हमारी क्या गलती है, इंटरेस्ट कहाँ है इसका। कहते जी इंटरेस्ट वगैरह नहीं है इसका, बस प्रिंसिपल अमाउंट है तो वही हम आपको दे रहे हैं। तो उसके बाद फिर सर हमने कहा नहीं हमें नहीं चाहिए, हमें अपनी दुकान चाहिए। कोई नहीं, हम कोर्ट में जाएंगे, उनसे बात करेंगे लॉयर से और हम केस करेंगे। कहते वो आपकी मर्जी है। M3M का पर्दाफाश लगातार हम करें, लेकिन आप एक बार जरा आप सोचिए, आरती तनेजा को आप सुन रहे थे, उनकी आवाज को आपने सुना होगा, बॉडी लैंग्वेज को सुना होगा, हर जगह से थक चुकी है, डर है मन में, कहा मैं लाइव नहीं बैठ पाऊंगी, मैं एक संदेश दूंगी। और मैं आपको बताऊं, भारत एक्सप्रेस पर M3M के पीड़ितों के ऐसे मैसेजेस बहुत सारे हैं, ढेर सारे हैं, हजारों हैं, और इसीलिए इस मुहिम को भारत एक्सप्रेस लगातार आगे बढ़ा रहा है। और इस काम में वो कहते हैं ना कि आप किसी अच्छे काम में लगिए, अच्छे लोग आपके साथ जुड़ते जाएंगे। एक बहुत जबरदस्त पैनल मेरे साथ जुड़ा हुआ है, फॉर्मर डीसीपी दिल्ली पुलिस एलन राव सर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। एक बार फिर से राव सर नमस्ते, तहे दिल से स्वागत। मेरे साथ अनिल कुमार सक्सेना जी जुड़ चुके हैं, एडवोकेट है, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने चेहरे हैं। सर नमस्ते, आपका बहुत स्वागत है। सुबोध जैन एसआईटी हेड भारत एक्सप्रेस के, जो कि इन रिपोर्ट्स को खंगाल कर ला रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, आपको भी साधुवाद है इन चीजों के लिए। मेरे साथ निकुंज झावर जुड़े हुए हैं, इससे पहले भी मेरे साथ जुड़े थे निकुंज बहुत स्वागत है आपका। पंकज सोनी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी मेरे साथ पहले जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अशोक खरबंदा साहब हैं, जाने माने चेहरे हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है इनके नाम पर, सब जानते हैं, जाना माना चेहरा है खरबंदा साहब का। मैं इस डिबेट की शुरुआत एक बार फिर से सुबोध जी आपसे ही करूंगा। भारत एक्सप्रेस की हेल्पलाइन पर रोज सैकड़ों हजारों कॉल्स आ रही हैं, आपको तो सब पता है। आपने इस तह में जाने के लिए जो दिन रात मेहनत की है, भारत एक्सप्रेस की एसआईटी टीम ने जो मेहनत की है, वो रंग भी ला रही है। हम 8 पार्ट तक पहुंच चुके हैं, आज हमारा पार्ट 8 है। आप इस इन्वेस्टिगेशन में जब आप शून्य से शुरू हुए थे, आज कहां पा रहे हैं और क्या रिएक्शंस आ रहे हैं ग्राउंड से आपके पास? देखिए रोहित, इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि जब से हमने मुहिम शुरू की है, अभी लोग सामने आना शुरू हो गए हैं। अभी तक लोग डर रहे थे, उनको डर था, जान का खतरा था, नुकसान का खतरा था। अब लोग सामने आने लगे हैं और हमें जो जानकारी हमारे पास आ रही है, M3M बिल्डर इस पूरी मुहिम से इतना घबराया हुआ है कि वो लगातार मीडिया में ऐड देकर अपने प्रोजेक्ट को लॉन्च कर रहा है, अपने प्रोजेक्ट की वाहवाही बटोरने की कोशिश कर रहा है। और उसने स्मार्ट पेमेंट प्लान भी लॉन्च किए हैं कि आप मिनिमम पेमेंट कीजिए और जब आप पोजीशन लेंगे तो आपको मैक्सिमम पेमेंट जो बाद में करनी होगी। तो कोई भी एक आम आदमी जो मध्यम वर्गीय परिवार का आदमी है, वो आदमी सोचता है कि अगर आपको इनिशियली कम पेमेंट देकर आपकी एक प्रॉपर्टी बुक हो जाती है, अगले कुछ साल के अंदर उसके रेट भी बढ़ेंगे, आपको फ़ायदा होगा, तो वो लोग उसमें उसके लालच में आ जाएं। लेकिन अभी जो M3M बिल्डर का पर्दाफाश होना शुरू हुआ है, लोगों के अंदर जागरूकता आई है और लोग M3M बिल्डर के प्रोजेक्ट में पैसा लगाने से बचने लगे हैं। ठीक है, क्योंकि जो बायर से पुराने जो लोग ठगे जा चुके हैं, वो भी ये लगातार मैसेज दे रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू M3M को टैग करके कि इसके बिल्डर के झांसे में ना आए, क्योंकि अगर आप बिल्डर के झांसे में आते हैं तो 100% आपकी पूंजी डूबने का पूरा खतरा बना हुआ है। इसलिए एडवर्टीजमेंट लगाई जा रही है, लोगों को स्मार्ट प्लान्स बताए जा रहे हैं। लेकिन निकुंज है, खरबंदा साहब हैं, सोनी साहब हैं, ये सब लोग बता रहे हैं कि देखिए थोड़ा अलर्ट हो जाइए। राव सर मैं आपके पास आ गया, क्योंकि आप हमेशा पहले दिन से मेरे साथ जुटे हुए, और मैंने कहा ना, कोई अच्छे कॉज पर हम बात करते हैं तो ऐसे इंपॉर्टेंट फेसेस जुड़ जाते हैं। राव सर, रोज हम एक जैसे इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ रहे हैं, रोज रोज हमें ऐसी रिपोर्ट्स मिल रही हैं, हम खुद शॉक में जा रहे हैं। अभी आरती जी को आपने भी सुना होगा, डरी हुई हैं, सहमी हुई हैं। एक तो लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए, दूसरी तरफ जो मैप उनको दिखाया गया, उस मैप को बदल दिया गया। एजेंसीज एजेंसीज एजेंसीज, सबके जहन में सवाल है कि एजेंसीज कर रही हैं तो क्या कर रही हैं? जी रोहित जी, आपको भी साधुवाद इस अच्छे काम के लिए सर। और सुबोध जी ने बड़ी मेहनत करके ग्राउंड लेवल पे आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन ला के दी है। विक्टिम्स आ रहे हैं आपके पास। अभी मैंने तनेजा मैम को सुना है, उनकी दुख, उनका फेस रीडिंग से पता लग रहा है कि किस प्रकार से वो व्यथित हैं। पैसा भी गया और परेशानी भी हो रही है उनको। ये सब चीजें देखते हुए, और मैं कहता हूँ ये आपकी मुहिम है, उससे और ज्यादा लोग विक्टिम से जितने भी आमने सामने आने लगे, जैसा सुबोध जी बता रहे हैं, तो ये एक अच्छी मुहिम है। मैं समझता हूँ कुछ इनका बिल्डर्स के भी कान चौकन्ने हुए हैं और वो कुछ
शायद अभी सुधार की तरफ होंगे। और जैसा आप बता रहे हैं कि तनेजा जी बता रही थी कि उनका ये सारा हुआ है, लेकिन अगर प्लान चेंज कर दिया, ये कर दिया, उनकी कंप्लेंट्स के ऊपर कार्रवाई क्या हुई है वो सब चीज देखने वाली बात है। तो इसमें फॉलो अप एक्शन जरूरी है। इसमें जो भी कंप्लेंट की गई है उसमें अगर कार्रवाई नहीं हो रही है तो सीनियर लेवल के ऑफिसर्स पे जाएं, वहां पर जो भी डीसीपी, जॉइंट सीपी वहीं बैठते हैं, कमिश्नर वहीं उसी इलाके में बैठते हैं गुड़गांव में ही, अगर वहाँ गुड़गांव का मामला है तो वहां तक जाएं, उनको बताएं। अगर कोई बात नहीं सुनाई जाती है तो फिर आगे कोर्ट में भी जाने का रास्ता है। पिछली बार भी हमने बताया था, अगर नहीं होती तो कोर्ट के थ्रू काम कराएं। ये सारे रास्ते अवेलेबल है। बट ये बहुत से आपके जो विक्टिम्स हैं, जो बहुत से जो परेशान लोग हैं, उनको सारी बातें नहीं पता लगती। दूसरी बात, एक और प्रॉब्लम इसमें ये आ जाती है कि पहले ही पैसे गवा बैठे हैं वो, बिल्कुल अब सही वो बात आगे है। पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो कोर्ट में जाएंगे, फिर पैसा लगेगा। ये एक बड़ी समस्या है इनके साथ में। तो वो वाली बात भी देखा जाएगा, क्योंकि लेकिन मैंने पहले भी सलाह दी थी कि ये सारे अगर मिट्ठे इकट्ठे मिलकर कंजोर्टियम बनाकर अगर इसके लिए अगर पुलिस नहीं कार्रवाई कर रही है, पुलिस के खिलाफ जो भी है, ह्यूमन राइट भी है, दूसरा रेरा में भी कंप्लेंट की जा सकती है, दूसरी जगह उनकी जो एनसीएलटी में भी जा सकती है। कई ऑप्शंस कई हैं जो आपके वकील साहब हैं चैनल पे, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन वैसे सारे चैनल्स को एग्जॉस्ट कर लेना चाहिए, और उसके बाद भी अगर नहीं होता तो कोर्ट का सहारा लेना चाहिए, सबको कोर्ट का मिलकर सहारा काम लेना करना चाहिए। और लगातार आप जैसे फेसेस जुड़ते हैं हमारे साथ तो एक राह नजर आती है। हम समझ सकते हैं मिडिल क्लास व्यक्ति है जो पैसा कमाया उधर चला गया, अब नौकरी करे कि कोर्ट के चक्कर खाएं कि रेरा के दफ्तर में जाएं। मेरे साथ अनिल कुमार सक्सेना सर जुड़े हुए हैं। अनिल सर, आपके पास भी कई तरह के केस आते होंगे इस तरह, और ये जो माहौल बना है, किसी एक बिल्डर नहीं, आपके अपने उसमें पूरे कार्यकाल में आपने भी कई लोगों की मदद की होगी, उनको सही राह दिखाई होगी। इस तरह के केसेस लगातार सामने आना, बिल्डर लोगों को धोखा दे रहे हैं, नए नए प्रोजेक्ट्स में काम करा रहे हैं, M3M का हम जिक्र कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप के साथ फोटो वायरल करा रहे हैं। तो ऐसे में इन लोगों के लिए आपकी पहली टिप क्या होगी? पहली टिप ये है ये बिल्डर्स का जो है मॉडस ऑपरेंडी है चीट करने का। ठीक है। क्योंकि इन्होंने प्रोजेक्ट जो लॉन्च किए थे वो लगभग 5-6 साल पहले लॉन्च किए थे, और वो कम रेट पे बुक हुए थे। आज की तारीख में जो है रेट जो है लगभग डबल हो चुका है लॉन्चिंग का। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने क्या काम करना शुरू किया कि रेरा में कुछ लूप होल्स हैं, तो उस लूप होल्स में वो लंबा लिटिगेशन का पीरियड लगता है, तो ये क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं उसका फ्लैट। उसको पहले फ़ोन्स पर बरगलाएंगे, उनकी टीम्स बरगलाएंगी, उनका CRM डिपार्टमेंट बरगलाएगा, क्योंकि उनके पास तो बेसिकली बैटरी ऑफ लॉयर्स है, बहुत सारे लॉयर्स हैं। लेकिन कस्टमर के पास कौन है? कस्टमर को तो फर्दर भी पैसा खर्च करना पड़ेगा अगर वो लिटिगेशन में जाता है। बिल्कुल सही बात। तो उस चीज़ का ये फ़ायदा उठाते हैं और बिना किसी सिक्योरिटी के एक तरीके से ये उस पैसे को कस्टमर का यूज़ करते हैं। और करते क्या हैं, उसका पैसा ले लिया, ज़्यादा में ज़्यादा क्या होगा, कोर्ट में ऑर्डर कर देगी कोर्ट कि आप वापस करो, कि स्टेट बैंक का जो रेट है +2%। ठीक है। इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकते। तो इसमें क्या है कि सरकार को स्टेप लेना चाहिए। ठीक है। इतने सारे लोगों की मदद की जरूरत नहीं, और ऑब्वियसली अब देखिए ऐसा माहौल क्यों है, मैं तो पहले दिन से इसी मूल पर सवाल पर अटका हुआ हूं। ऐसा माहौल क्यों है? किसी एक बिल्डर नहीं, इक्का दुक्का बिल्डर नहीं, सुबोध जी मैं आऊंगा आपके पास भी, लेकिन ऐसा माहौल है क्या देश में कि भैया आप धोखा दो, मैप में कुछ हो, सामने कुछ और ये इस तरह के प्रकरण लगातार हम सुन रहे हैं। अब मैं सीधा पीड़ितों के पास जाना चाहूंगा, क्योंकि मेरे साथ खरबंदा सर है, बहुत सीनियर है। खरबंदा सर, आप मेरे साथ पहले भी जुड़े थे, लेकिन मैं चाहूंगा आज भी दर्शक आपको देख रहे होंगे, मैं तो अभी भी आप लोगों को हीरोज मानता हूं कि M3M में अगर कोई मेरे जैसा मिडिल क्लास व्यक्ति सोच रहा होगा एक फ्लैट ले लूं, तो वो आप लोगों के चेहरे को देख के समझ जाए कि भैया थोड़ा अलर्ट होने की जरूरत है। खरबंदा सर, एक बार शॉर्ट में बता दीजिएगा आपके साथ क्या कुछ घटनाक्रम रहा, आपके साथ किस तरीके से धोखाधड़ी रही, आपसे क्या वादे किए गए थे और अभी क्या हाल है? सबसे पहले मैं जो है आपको बधाई देता हूं कि आपने M3M की लूट की दुकान का पर्दाफाश किया, और दूसरा जो है आपको साधुवाद कि आपने इतनी हिम्मत दिखाई, क्योंकि ये जो है ना हर एक के बस की बात नहीं है। और हम जो है हमारा जो जितने भी विक्टिम है उसको आप ये मौका दे रहे हो कि अपनी बात रख सके। तो ये सबसे बड़ी बात ये है कि देखो सब लोगों को तो धोखा देते ही हैं, इन्होंने सीनियर सिटीजन और रिटायर्ड पर्सन को भी पकड़ा हुआ है। उन पे जो है ना इमोशनल अत्याचार करते हैं। इमोशनल अत्याचार कहते हैं कि अखबार में ऐड देंगे कि अगर आप जो है रिटायर हो, रिटायर्ड पर्सन वेलफेयर एसोसिएशन या उससे जुड़े हुए हो, और या फिर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, सिर्फ ये जो है प्रोजेक्ट सिर्फ एक्सक्लूसिवली उनके लिए है जी।
तो उनके आप बताइए इतना सारा पूरा जो है बिल्डिंग उनके लिए कैसे हो सकती है। लेकिन फिर भी इन्होंने ऐसी ऐड निकाली, मेरे साथ भी ऐसे हुआ था 2021 में, और इन्होंने ऐड निकाल दी 2021 में 26 जनवरी को। तो और उससे पहले 10 दिन अखबार में ऐड आती रही यही इमोशनल अत्याचार की, इस तरीके सिर्फ उनको है। हम जब हमने कहा भी चलो ले लेते हैं इनके साथ, सेक्टर पुलवामा में 79 में जो ये बना रहे थे, ठीक उसने हमको ये भी कहा कि आपके लिए लग्जरियस फ्लैट है, नंबर 1। नंबर 2 आपको लोग टेरेस में मिलेगा। नंबर 3 नीचे आपको जो है शॉप भी छोटी सी होगी, उसमें स्कूटर रख सकते हो, कुछ और भी काम चाहो तो वो भी कर सकते हो, और 3 बेडरूम होगा। तो हमने कहा ठीक है। उन्होंने कहा ये आपको टोटल जो है ये 96 लाख का पड़ेगा, 96 से 98, मतलब 1 करोड़ नहीं बताया उसको। हमने कहा चलो ठीक है, और उन्होंने कहा 18 महीने में तैयार हो जाएगा, और लोन भी आपका आराम से हो जाता है। तो लेकिन अभी तक भी सिर्फ और सिर्फ कोरे वादे आपके साथ किए गए। मैं तो चाह रहा हूं, क्योंकि आप लोग बोल रहे हैं ना, तो दूसरे लोग भी सुन रहे होंगे। M3M बिल्डर में भी अंदर खाने हलचल मची हुई है। निकुंज में आपके पास आगे सर, वापस आ रहा हूं खरबंदा सर आपके पास। निकुंज का भी एक रिएक्शन ले लूं। निकुंज, वैसे तो हम पहले भी संवाद कर चुके हैं, लेकिन मैं चाहूंगा एक बार फिर से आप मुझे बताएं आखिरकार, क्योंकि अगर हम कह रहे हैं कि M3M का पर्दाफाश तो वो आप ही कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। मैं तो चाहता हूं कि आपकी आवाज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, अगर M3M बिल्डर सुन रहे हैं, सरकारी एजेंसीज जहां जहां आप गए, जहां पर कोई सुनवाई नहीं हुई, अगर वो आपको डायरेक्ट सुन ले तो ज्यादा बेहतर है। मीडिया का काम भी पुल बनने का ही है। तो निकुंज प्लीज मुझे बताइएगा आपके साथ किस तरीके से धोखाधड़ी रही। सर आपका और भारत एक्सप्रेस का बहुत बहुत धन्यवाद। सर मेरी माँ ने प्रॉपर्टी खरीदी थी 2017 में M3M अरबाना बिजनेस पार्क में जी। जो प्रॉपर्टी का हमको पोजेशन 2021 में मिला, उसके बाद 2022 में M3M ने वो प्रॉपर्टी की दीवारें तोड़ दी। दीवारें तोड़ के पूरा समतल जमीन बना दिया, और वो पूरी की पूरी ऑफिस, जो ऐसी बहुत सारी ऑफिसेस थी जिनके दीवार तोड़ के एक ऑफिस बना दिया, और वहां पे स्क्वायर यार्ड्स को लीज आउट कर दिया। जो आपके पीछे वीडियो चल रहा है सर जी, ये देखिए पूरी ऑफिस स्क्वायर यार्ड की है, जो M3M का ब्रोकर है। M3M को इसको पैसा देना था, तो उसके बावजूद इसने पैसा नहीं दिया, और हमारी ऑफिस को पूरा M3M को दे दिया, लीज आउट कर दिया जी, लीज आउट कर दिया। और इसका कोई रजिस्टर्ड एग्रीमेंट नहीं बनाया, ना हमको इससे हमसे पूछा, ना हमको इसने पैसा दिया रेंट का, कुछ नहीं। अगर हम अपनी प्रॉपर्टी मांगने जा रहे हैं तो बोल रहे हैं आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, आप पावर ऑफ अटर्नी साइन कीजिए और हमको दीजिए, हम चलाएंगे आपकी प्रॉपर्टी। अरे भाई कैसे? मेरी माता जी की प्रॉपर्टी है, पूरी जिंदगी भर की कमाई है, बिल्कुल सही। उन्होंने पूरी कमाई का दीवार तोड़ के पूरा एक ऑफिस बना के स्क्वायर यार्ड्स को दे दिया। वहां पे स्क्वायर यार्ड्स ने अपना GST रजिस्ट्रेशन ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, कुछ चीजें जो मैं आप लोगों की तमाम चीजों को देखकर जो मैं कुछ समझ पाया हूं, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, धोखाधड़ी, फ्रॉड, सारी चीजें साफ तौर पर नजर आ रही हैं। और वहां पर अगर कोई एक बड़ा ऑफिस खुला है, ऑब्वियसली उसके पास एक GST नंबर भी होगा। GST नंबर कैसे मिलता है ये देश अच्छे तरीके से जानता है। सोनी सर मैं आपके पास आ गया। पंकज सर, इससे पहले भी आप मेरे साथ जुड़े थे, और क्योंकि मैं तो ये भी कह रहा हूं कि आप लोग दूसरे लोगों को भी अवेयर कर रहे हो, लेकिन शुरुआत मैं आपसे चाहूंगा कि आप एक बार फिर से मुझे बताएं आपके साथ क्या धोखाधड़ी हुई थी, क्या वादे किए गए थे, और अब जब आप M3M के अधिकारियों से संवाद स्थापित करना चाह रहे हैं, होता है कि नहीं होता? सर कोई नहीं होता है उनसे। यही सेक्टर 67 में मैंने भी पैसा डाला था, और भरोसे पे मैंने, मेरे वाइफ का भी, हमारे जितना पूंजी था, बोला चलो ये हमारे को रिटर्न्स मिलते रहेगा, तो मैंने वो डाला। मेरी भाभी के साथ भी डलवाया। उन्होंने शुरू में 1 साल दिया चेक्स, बाद में चेक्स बंद कर दिया, उन्होंने दूसरे को रेंट पे चढ़ा दिया, हमें कुछ नहीं दे रहा, ना मैं उधर जाना भी दे रहा है। यही सेम अर्बेनिया बिजनेस पार्क में मैंने भी इनके जैसे ही डाला है। और वही मैं हैरान हूँ कि ये स्क्वायर यार्ड जैसे जो प्रॉपर्टी की कंपनी, वो कैसे ये कर रही है बिना कुछ भी साइन किए। मतलब ये कुछ अंदर से चल रहा है उनका, या पता नहीं जो भी है, बट हम जैसे लोग पैसा डाल के मजे वो लोग ले रहे हैं, या व्हाटएवर इट इज, हम लोग तो फंसे हुए। कहाँ जाए और कहाँ नहीं जाए, सब जगह ट्राई कर लिया, कुछ नहीं हो रहा सर। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, यकीन मानिए। मैं तो आप लोगों से संवाद कर ही रहा हूं। मैं तो यही समझ रहा हूं कि भैया कोई एक मिडिल क्लास व्यक्ति जो नौकरी पर जाता होगा, हर महीने की तनख्वाह पाता होगा, उस तनख्वाह में से बैंक को इंस्टॉलमेंट देता होगा कि भैया मैंने एक इन्वेस्टमेंट ले रखी है, एक फ्लैट ले रखा है, ताकि मैं किराए से बच जाऊं, 2 पैसे बचा लूं। बदले में इन लोगों को क्या मिल रहा है? आम आदमियों को क्या मिल रहा है? कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस मिल रहा है। मेरे साथ ऐसी भी पीड़ित जुड़े हैं जिनकी तबीयत बिल्कुल खराब हो चुकी है। मैं उन बीमारियों के नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आप लोग लगातार मेरे साथ बने हुए हैं, आपको पता है मैं किन चीजों का जिक्र कर रहा हूं। हर जगह मुझे रिएक्शंस आ ही रहे हैं, वो ये बता रहे हैं
कि M3M में भी हलचल मचना शुरू हो चुकी है। कई लोगों को वापस लोक लुभावन वादे देना शुरू कर दिया है, कई लोगों को डराना धमकाना भी शुरू कर दिया है, और लोग पहले ही बता रहे थे कि बाउंसर्स अपनी प्रॉपर्टी पर अगर ये लोग जाए ना तो वहां पर 50-60 बाउंसर हैं। दूसरी तरफ बड़ी बड़ी एडवर्टीजमेंट लग रही है। भैया काम अच्छे कर लो, माउथ पब्लिसिटी हो जाएगी। माउथ पब्लिसिटी करने के लिए अगर अशोक खरबंदा साहब होंगे, राव साहब होंगे, निकुंज होंगे, सुबोध जी होंगे, अच्छा काम करोगे तो अनिल कुमार सक्सेना जी होंगे, पंकज सोनी होंगे, अगर अच्छा काम करोगे माउथ पब्लिसिटी होगी। फिर आपको बड़े बड़े बैनर, पोस्टर या फिर डोनाल्ड ट्रंप के साथ तस्वीरें वायरल कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार फिर से इस सेगमेंट की शुरुआत सुबोध जी मैं आप ही से कर रहा हूं। अभी हम जिक्र भी कर रहे थे जो मोडस ऑपरेंडी है बिल्डर्स की, कोई ऐसा मामला नहीं है कि एक ही मामला हो। इस बात की भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अभी भी जालसाजी का एक काम लगातार जारी होगा, पर्दे के पीछे खेल चल रहा होगा। लेकिन ये माहौल बदलेगा कि नहीं बदलेगा? एजेंसीज एक के बाद एक एजेंसीज बन रही है, रेरा, एच रेरा, हर एक चीज तो है, फिर दिक्कत कहां है? नहीं, दिक्कत एक्चुअली में देखिए रोहित, हमारे कानून में है। अभी मैं आपको एक और केस बताता हूँ M3M बिल्डर का। सेक्टर 89 के अंदर इन लोगों ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था स्मार्ट वर्ल्ड करके। उसके अंदर 2021 में करीब 300 लोगों ने पैसा जमा कराया, बुकिंग कराई। तो उसके अंदर जो पेमेंट प्लान था, किसी ने 10% एडवांस जमा कराया, किसी ने 20, किसी ने 30, जो जिसका जैसा पेमेंट प्लान था उसके अकॉर्डिंगली लोगों ने इन्वेस्ट किया। ठीक है, 300 लोगों ने करीब पैसा जमा करा दिया। उनको ये था कि 2021 में थोड़ा मंदी थी मार्केट में, तो मार्केट उठेगी तो आपने अभी 80 लाख, 90 लाख, 60 लाख की आप जो प्रॉपर्टी खरीद लियो तो 30, 40, 50 लाख रुपए शायद आपके बढ़ जाएंगे, तो आपको एक फ्यूचर में फायदा होगा। आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से है। कुछ लोगों ने इसलिए खरीदा कि एक अच्छी लोकेशन पर आपको सस्ता घर मिल जाएगा। अब जब उन लोगों ने वो फ्लैट्स वहाँ खरीदने के लिए बुकिंग करा दी 2024 में अक्टूबर के आसपास, ये आरोप है कि बिल्डर ने उन लोगों को मेल भेजकर ये बोलना शुरू कर दिया आपके फ्लैट्स जो है, आपका जो अलॉटमेंट थी वो कैंसिल की जा रही है। कैंसिल करने का कारण क्या है कि वहाँ प्रॉपर्टी के रेट लगभग 3 गुना हो चुके हैं। तो अगर किसी ने वहाँ 60 लाख का फ्लैट खरीदना था तो वो फ्लैट 1 करोड़ 80 लाख का हो गया। ठीक है। अब बिल्डर की तरफ से कहा जाता है कि या तो आप आज के रेट से पैसा जमा करा दीजिए या अपना फ्लैट का अपना पैसा वापस ले लीजिए जो आपने बुक कराया था। ठीक है। तो भैया उन्होंने 3 साल तक जो पैसा जमा कराया, वो लोन पे लिया, क्या चीज़ बेची थी, वो अपना आदमी इन्वेस्टमेंट में उसको अगर फायदा हो रहा है तो लाभ के बिल्डर को थोड़ी मिलेगा। लाभ तो उसको मिलना चाहिए जिसने वो बुकिंग करा रखी है, आपने उसके साथ एग्रीमेंट कर रखा है। और सबसे हैरानी की बात है कि गुड़गांव के अंदर रेरा की एक अलग से ब्रांच भी है। हाँ, एक पंचकुला में, एक गुड़गांव में। ठीक है। और उनको सुमोटो मतलब उनको स्वतः संज्ञान लेने की पावर भी है। इंडिपेंडेंट। हाँ, इंडिपेंडेंट, खुद से किसी चीज़ की जानकारी आने के बाद खुद से कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। लेकिन समस्या ये है कि लोग शिकायत करते हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। संज्ञान में आने के बाद बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई कैसे होगी? आरोप तो ये भी है कि रेरा में बैठे हुए कुछ लोग भी M3M बिल्डर को फायदा पहुंचा रहे हैं। तो आप सोचने वाली बात है कि अगर एक आदमी अपनी जमा पूंजी, 300 लोग हैं करीब, अब बिल्डर के पास क्या है कि अभी जो हमारे पैनल के अंदर जो एडवोकेट साहब हैं, सक्सेना जिन्होंने बोला, राव साहब ने बताया कि समस्या क्या आती है कि बिल्डर के पास 300 लोगों से पैसा इकट्ठा करके अगर उसने इनिशियली पैसा ले लिया तो उसके बाद 20, 30, 40 करोड़ रुपए आ जाते हैं। अगर वो 3 साल का उनका जो ब्याज है, इंटरेस्ट है, उसको भी पैसे को लगाएगा तो वो वकील को पैसा दे सकता है। आम आदमी कहां से देगा? आम आदमी जिसने अपना पहले ही पैसा सारा इन्वेस्ट कर दिया, जो उसके बाद जमा पूंजी थी। ठीक है। अब वो कल को पुलिस उसकी कार्रवाई पुलिस उसकी सुनती नहीं है। ठीक है। रेरा में कोई सुनने को तैयार नहीं, रेरा बहरा होकर बैठा है। अब आपके पास बचता है कोर्ट। अब कोर्ट जाने के लिए आपको खर्चा होगा, आप फीस भी पे करेंगे। इसी सवाल को लेकर सक्सेना जी, लीगल एड पाना बहुत महंगा है देश में। इन लोगों का कोई सुनेगा कि नहीं सुनेगा? बड़े बड़े मुद्दों पर स्वयं मोटो लिया जाता है ना। अगर सारी चीजें, कोई ऐसा कानून हो कि भैया इसने मेरे को प्रताड़ित किया है, उसको बुला लिया जाए, बिल्डर को बुला लिया जाए, रेरा, एच रेरा, हर चीज को टेक्निकली आप समझते हैं सक्सेना सर? है कुछ ऐसी चीज? नहीं, सुमोटो तो केवल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही कॉग्निजेंस ले सकती हैं। बाकी तो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, जो रेरा है, उसमें तो आपको शिकायत लेके जाना पड़ेगा, तभी ले सकती है। केवल और केवल अगर उनके संज्ञान में कोई ऐसी बात आती है, मैनिपुलेशन है, कुछ है, तो उस पर वो कार्रवाई कर सकती है। ठीक है। लेकिन जो ये कैंसिलेशन का मामला है ना, जहाँ पर जैसे तनेजा जी का, मिस तनेजा का जो मैटर आया था कि 4 दुकानें बना दी, वो डिज़ाइन ही इस तरीके से शुरू से उनके दिमाग में प्लानिंग होती है। बिल्कुल। वो पूरी बिल्डिंग को इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं कि आपको तो लगेगा ये मेरी प्राइम लोकेशन है। वो FAR बची होती है। FAR का यूज़ क्या है? FAR सारी एंड कर ली और उस डिज़ाइन इस तरीके से किया कि बाद में जो है उसमें पार्टीशन खड़े कर दिए और दुकानें बन गई और आपकी दुकान पीछे हो गई। तो आपके साथ तो मतलब प्राइम फेस ही चीटिंग हुई है। ठीक है। इसमें कोई कहने वाली बात ही नहीं, क्योंकि जो बिल्डिंग प्लान्स हैं, टाउन प्लानिंग में अगर आप जाएंगे तो उसकी प्रोसीजर है
उस प्रोसीजर को ढंग से अगर फॉलो करो तो कोई भी बिल्डिंग प्लान बिना अलॉटी की मर्जी से चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन उसमें अफसर मिले हुए होते हैं और वो चेंज कर लेते हैं। नहीं लेकिन इसी चीज को लेकर, क्योंकि आप प्लीज और बोलिएगा 30 सेकंड, मैं आपको और दूंगा 30 सेकंड। मुझे ये बताइए, बहुत सारे कानून तो है ही ना, लोगों में आज भी विश्वास है कि भैया कोई मेरे साथ धोखाधड़ी करेगा, फ्रॉड करेगा, देश का कानून है, न्यायपालिका है, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। कानून भी बहुत सारे कठोर कानून बने हुए हैं, कानून का डर है क्या? अगर होता तो ये जो नेक्सस खड़ा हो गया है बिल्डर्स का, ये खड़ा हो पाता क्या? सच बोलिएगा सर। कानून, देखिए कानून की प्रक्रिया थोड़ा लंबी है, क्योंकि कानून में क्या है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। हाँ, जब दूसरी पार्टी को भी सुनना बहुत ज़रूरी है, ठीक, लेकिन दूसरी पार्टी के पास सुनाने के लिए बहुत लोग हैं, और क्योंकि उसका अपर हैंड है बिल्डर का, उसके पास प्रॉपर्टी भी है और उसने पैसा भी ले लिया मेरा, पैसा भी आम लोगों का। तो जो लोअर हैंड है वो है कस्टमर का। तो कस्टमर के पास इतना सुनाने के लिए टाइम नहीं बचता, ना उसके पास ताकत बचती है, ना फाइनेंशियल असिस्टेंस इतना रहता है। बिल्डर के पास ये सब चीज़ें इकट्ठी होती है, क्योंकि आपको पता है हिंदुस्तान की कोर्ट में आप अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाएंगे तो वहाँ पर उस इतनी कानून की बारीकियाँ होती हैं जो अलॉटी तो समझ नहीं सकता। आम आदमी इन्हीं चक्करों में पड़ा रह जाता है, और शायद वो नजर भी आ रहा होगा। मेरे साथ तमाम पीड़ित भी हैं, निकुंज है मेरे साथ, खरबंदा सर है, सोनी साहब है। एक बार मैं खरबंदा सर के पास जा रहा हूँ, फिर खरबंदा सर के तुरंत बाद में राव सर के पास आ रहा हूँ। खरबंदा सर, लास्ट टाइम आपने मुझे बताया था, मेरी टीवी स्क्रीन पर मैं चीज़ों को याद रखता हूँ, कि आप रेरा के भी ऑफिस गए, वहाँ पर आपको इन्हीं टेक्निकलिटीज़ में फंसा दिया कि भैया ऑनलाइन करो। जब आप ऑफलाइन वहाँ पर पहुँच गए तो एक हेल्प डेस्क हो सकता था ना, जो आपकी मदद करता। सर मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि मुझे तो बुरा मत मनाना, कि मुझे ऐसा लगता है पैसा फेंको तमाशा देखो हो रहा है। और रेरा में भी यही है। रेरा में अब हम सीनियर सिटीजन हैं, देखो हम जो है इतने, मैं बेटे के साथ या कभी अपने ड्राइवर के साथ जाता हूँ और हमारी तो बात सुननी चाहिए। रेरा वालों ने मुझे बोला कि आप ऑनलाइन नहीं करो, आप हमारे यहाँ नहीं है। मैंने कहा प्रोसीजर बताओ। मेरा बेटा साथ गया, और MBA है वो बेटा, और इतना नॉलेज है उसको, वो पूरा वर्ल्ड फेमस है। उसको लेके गया, उसने सारा समझ लिया, और उसके बाद उसने करा। 3 बार हमने करा, तीनों बार इन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि आपकी कोई ना कोई कमी है। फिर हम स्पेशल गए वहां पे, तो हमने कहा ये आप बाई हैंड क्यों नहीं लेते? कहते हैं नहीं जी हमारे हाथ बंधे हुए, हम बाई हैंड ही लेंगे। हैं? तो हमने कहा आप उसको बार बार इसको रिजेक्ट क्यों कर रहे हो? आप उसमें कोई कमी बताओ अगर है तो। भाई अगर आप हमें कुछ कमेंट तो करो। जब ऑनलाइन हमने कराया है उसका कमेंट नहीं करोगे? नहीं, कहता वो हमारी पावर नहीं है कमेंट करने की। जब पावर नहीं है कमेंट करेरा की तो फिर फायदा क्या? अच्छा भाई हैंड लेने की पावर नहीं है तो फायदा क्या? ठीक है, आम आदमी तो धक्के ही खाएगा। ठीक, तो अब ये प्रॉब्लम है। खरबंदा सर प्लीज आप ही कंटिन्यू कीजिएगा। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ खरबंदा सर, क्यूरियोसिटी में पूछ रहा हूँ ये सवाल मैं आपसे। आप वही डॉक्टर अशोक खरबंदा है ना, जो विश्वविख्यात हैं, जो जादूगर के नाम से हर कोई जानता है, जिनके शोज मैंने भी देखे हैं बचपन में? आप वही खरबंदा सर है ना? बिल्कुल ठीक कह रहे हो सर। मैं कहता रहा हूँ हम जो है, तो आप तो लोगों को एंटरटेन करने के लिए जादू दिखाते थे। आप तो लोगों को एंटरटेन करने के लिए जादू दिखाते थे, लेकिन M3M के पास वो कौन सी छड़ी है कि एक के बाद एक इन्वेस्टर्स उनके जाल में आते जा रहे हैं। आप लोगों के हार्ड अर्न मनी से अमेरिका में डिनर टेबल के पैसे 8 करोड़ 10 करोड़ रुपए दिए कि एक सेल्फी मिल जाए ट्रंप के साथ। मैं बताता हूँ सर, आज को बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ये क्या है, आजकल ना पब्लिसिटी का जमाना है। हाँ। और पब्लिसिटी क्या हो रही है, इंस्टाग्राम पे डेली इनकी 4 ऐड आ रही है। और 4 उसमें क्या आ रहा है कि अगर आप आपको ये बुक करो, आपको ये प्रोडक्ट दिया है, उसमें आप सिर्फ 5 लाख दो और आपको जो है ना जो स्मार्टफोन 1.25 लाख का फ्री। ये हो रहा है आजकल है। ये शुरू से ऐसे कर रहे थे। हमें भी जब बोला था कि आप 5 लाख दो, आपको 30,000 के जो है वो कूपन जो है वो फ्री मिलेंगे, कुछ भी आप खरीद सकते हो। तो ये जो लालच साथ में दे देते हैं ना आजकल, एक के साथ एक फ्री का लालच है। लोग उसी में फंस रहे हैं। बिल्डर जो है लोग उसी में फंस रहे हैं। खरबंदा सर आपका इंट्रोडक्शन आपको मैं बहुत अच्छे से जान रहा हूं, लेकिन जो लोग आपको सुन रहे हैं ना, मैं चाहता था कि वो भी जाने। कई रिकॉर्ड्स हैं सर के नाम। सर ऐसे ही नहीं बैठे टीवी पे, इनको चमकने का कोई शौक नहीं है। ये बहुत चमक चुके हैं पहले ही, अभी भी इनकी चमक इतनी है कि हम जैसे लोग इनके सामने बैठे हैं तो हम लोग चमक जाएंगे। राव सर मैं आपके पास आ गया। राव सर, मैंने कई लोगों से बात की, सोशल मीडिया पर मैं बहुत एक्टिव रहता हूं, लोगों से संवाद भी करता हूं। लोगों के ट्वीट्स निकुंज जानते हैं, सोनी साहब जानते हैं, खरबंदा सर की वीडियोस मैंने देखी है, मैं लगातार उनको फॉरवर्ड करता हूं क्योंकि मैं अपनी एक जिम्मेदारी समझता हूं। राव सर, मैं समझना चाहूंगा पुलिसिया प्रणाली में अगर इन लोगों के साथ पुलिस हमारी खड़ी रहती, मैं मैन इन यूनिफॉर्म की बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन पुलिसिया प्रणाली इनके साथ अगर स्ट्रांगली खड़ी होती
तो शायद आज ये लोग मुस्कुरा कर हमारे साथ बैठे होते। राव सर जी बिल्कुल रोहित जी, मैं भी आपकी तरह से पुलिस की इज्जत करता हूँ। मैं पुलिस डिपार्टमेंट में 36-37 साल मैंने सर्विस की है, और पुलिस की जो ईमानदारी से जो काम करते हैं उनकी इज्जत करनी भी चाहिए। लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट में ही मैं बताता हूँ, कोई न कोई ब्लैक शिप्स होते हैं जो कि गरीबों की ना सुनकर अमीरों की बात सुनते हैं। यहाँ पर क्या है, मोडस ऑपरेंडी जैसे अभी बताई थी खरबंदास जी ने बताई, और वो बता रहे हैं कि मोडस ऑपरेंडी ये होती है कि लालच देकर लोगों को फंसाया जाता है, और उन्हीं के पैसे को फिर आगे इकट्ठा करने के बाद में उन्हीं के खिलाफ वो पैसा इस्तेमाल किया जाता है, और फिर उनकी बुकिंग कर ली, बुकिंग कैंसिल करके किसी और को दे दी। और इसी प्रकार से बहाना क्या होता है कि आपने टाइम पे पैसा नहीं जमा कराया, आपने ये वॉलेशन कर दी, आपने ये कर दिया। जो माइन्यूट डिटेल्स हैं, जो एग्रीमेंट की या बुकिंग की माइन्यूट डिटेल्स है, वो नहीं किसी को बताते हैं। और ये जितने बिल्डर्स होते हैं, इन्होंने अपने आगे सब ब्रोकर्स रखे होते हैं। वो सब ब्रोकर्स पब्लिक को इकट्ठा करके उनको लालच में डालने की कोशिश करते हैं। और ये सारी चीजें करने के बाद में पूरा नेक्सस है, और पैसे का इस्तेमाल उन्हीं के खिलाफ होता है। जैसे रेरा की बात आपने की, रेरा की बात की, खरबिंदर साहब बता रहे हैं कि वो खुद भी जाते हैं तो वो कहते हैं जी ऑनलाइन करो। ऐसा मतलब रेरा का मतलब यह है कि इनको विक्टिम्स की मदद करनी चाहिए। रेरा का खास कोई बिल्डर्स के लिए नहीं बनाया था, रेरा बनाया था एंटी बिल्डर्स। उनका पर्पस बनाने का आप देखेंगे मैनिफेस्टो में कि रेरा का मतलब यह है कि कोई भी आदमी चीटिंग ना हो, चीटिंग अगर होगी तो उनके खिलाफ वो बिल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई करे। लेकिन यहाँ हो रहा नहीं है, उल्टा हो रहा है। यहाँ पर बड़ी विडंबना यही है हमारे देश में। और कानून की जहां तक बात आपने की है, कानून हमारे यहाँ देश में है लेकिन स्लो है, धीमा है, और उस कानून को खर्चीला बताते हैं। गरीब आदमी इसके ऑलरेडी पैसे जा चुके हैं, वो कहां से पैसे पे इकट्ठा करके कानून की सेवाएं लेगा। जहां तक पुलिस की बात है, पुलिस को ये बिल्कुल चाहिए, और पुलिस की ड्यूटी है कि हम विक्टिम के साथ में ऑब्वियसली। राव सर आप बहुत दिल खोल कर बात करते हैं, साफ गोई से बात करते हैं, और मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि हमारा शो, अगर हमारे मैन इन यूनिफॉर्म, जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूं, मैन इन यूनिफॉर्म, वो बहुत रिस्पॉन्सिबल है, वो अपना काम करते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर आप हमारा ये शो देख रहे हैं तो आप देखिए, इन लोगों की व्यथा को जरूर सुनिए, पीड़ितों को जरूर सुनिए। इंपॉर्टेंट फेसेस हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कानून को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, जो रेरा को समझ रहे हैं, जो पुलिसिया प्रणाली को समझ रहे हैं, वो हमारे साथ जुड़ते हैं, तो ये सबके लिए फायदेमंद हो जाता है। जैसे मैंने आपसे वादा किया था, तुरंत निकुंज में आपके पास आ गया। निकुंज, मैं आपसे जानना चाहूंगा, मैंने आपसे पहले भी पूछा था क्योंकि सक्सेना सर भी मेरे साथ हैं, उनसे भी मैं लगातार ऑफ कैमरा भी संवाद कर रहा हूँ। आप गए रेरा के पास, आप गए पुलिस के पास, आप गए, आपने मन बनाया कि हम कोर्ट में जाएंगे, लीगल इस पूरे प्रोसीजर को आगे बढ़ाएंगे? सर हमने पुलिस के पास गए, सेक्टर 65 पुलिस स्टेशन में गए, 10 बार कंप्लेन की, बार बार कंप्लेन कैंसिल कर दी जाती है, पुलिस कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। हमने एचरेरा में कंप्लेन किया, एचरेरा में सर एक डेट आने में करीब 2 से 3 महीने लग जाते हैं, बताइए, और उसके बाद वो डेट पे बिल्डर प्रेजेंट नहीं होता है, तो उसके बाद 3 महीने और निकल जाते हैं। तो जब एक आम इंसान कितना कोर्ट का चक्कर काटेगा, कितना क्या करेगा। उसके बाद भी हमने सिविल में केस किया है, सिविल कोर्ट में भी किया है, अब हम क्रिमिनल कोर्ट में भी केस करेंगे। नहीं, सब अपनी तरफ से कोशिश पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं पे कोई सुनवाई नहीं है सर। हर जगह ट्विटर पे हमने इतने डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट किया कि कुछ मदद मिल जाए, कोई नहीं। डीसी गुरुग्राम, पुलिस, कहीं से भी कोई मदद नहीं मिल रही सर। M3M के अधिकारियों से बात किया आपने? निकुंज, M3M के अधिकारियों से संवाद किया आपने? कुछ तो कह रहे होंगे, कुछ तो बात कर रहे होंगे आपसे, कुछ तो कह रहे होंगे। M3M के अधिकारी उल्टा हमको धमकाते हैं, बोलते हैं कि आप पावर ऑफ अटर्नी साइन कीजिए, अपने प्रॉपर्टी का पावर ऑफ अटर्नी हमको दीजिए, हम लोग प्रॉपर्टी चलाएंगे, वरना आप हमारे से कुछ नहीं ले पाओगे, पुलिस हमारी कंट्रोल में है। सीधा आपको धमका रहे हैं ना? आपको सीधा धमका रहे हैं ना? हाँ सर। ठीक है, सोनी सर मैं आपके पास आ गया, आप किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं? फिर मैं सक्सेना सर के पास जा रहा हूँ। हमने तो सब कोशिश कर ली है सर, वही पावर ऑफ अटर्नी सेम हमसे मांग रहे हैं कि पावर ऑफ अटर्नी दे दीजिए। हमने बोला अभी प्रॉपर्टी हमारी है, आपने दूसरे को रेंट पे दिया है, साइन किधर किया है, कॉन्ट्रैक्ट किधर साइन हुआ, हमें कुछ मिल नहीं रहा है, कुछ जवाब ही नहीं है, कोई जवाब ही नहीं दे रहे। हम सब कोशिश कर करके थक गए, हमको समझ में नहीं आ रहा हम करे क्या, किसका रास्ता करें। मतलब हम पैसा डाले यार, हम घूमते जाए, मतलब आदमी थक जाएगा। वो यही कर रहे हैं कि उनको मालूम है कि बंदा जो नॉर्मल है वो तो क्या थक जाएगा, चुप होकर बैठ जाएगा और उनको मिल जाएगा प्रॉपर्टी। पुलिस के पास गए सर का? पंकज सर पुलिस के पास गए, कुछ कहा उन्होंने? नहीं सर, वही वो जैसे सेम चीज सर हमने ट्राई कर लिया। रेरा गए? रेरा गए? एचरेरा भी गए, क्या हुआ? कुछ नहीं हो रहा सर, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा है।
सक्सेना सर, मैं आपके पास आ गया। आप इन टेक्निकल पॉइंट्स को बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं। फिर सुबोध सर आपके पास आ रहा हूँ। लेकिन ये तमाम एजेंसीज हो गई, अभी ईडी ने भी कई कार्रवाई की थी, कई 100 करोड़ की चीज़ें निकल कर सामने आई। सुबोध सर और मैं काफ़ी दिनों से इस मामले में लगे हुए हैं। सुबोध सर ने हवाला ट्रांजैक्शन का भी जिक्र किया था। ईडी गिरफ्तार कर चुकी है। तिहाड़ की हवा खा के M3M के प्रमोटर्स और जो निदेशक हैं वो बाहर आ चुके हैं। लेकिन मैं आपसे समझना चाहूँगा, रेरा है जिसको स्वतः संज्ञान लेने की बात सुबोध जी कह ही रहे हैं कि उसको बोल रखा है कि आप इंडिपेंडेंट एजेंसी है, पीड़ितों के लिए, बायर्स के अधिकारों के लिए रेरा का गठन किया गया, सारी चीजें हैं, बावजूद उसके माहौल इस तरीके का। देखिए, ये क्या है कि रेरा बनाई तो गई थी अलॉटीज के लिए, कस्टमर के लिए, लेकिन हुआ क्या कि रेरा का जो गठन हुआ है वो ठीक नहीं हुआ है मेरे हिसाब से, क्योंकि उसमें IAS अफसर हैं रिटायर्ड, जो चेयरमैन होता है वो IAS अफसर होता है। ओके। वो एग्जीक्यूटिव तरीके से चलता है अपना। अगर उसमें कोई जुडिशियल अफसर हो तो मेरे ख्याल से स्थिति ज़्यादा बेहतर हो सकती है। थोड़ा सा, क्योंकि समय के साथ बिल्कुल नया एक्ट है, इसमें समय के साथ साथ सुधार होने की भी ज़रूरत थी। वो सुधार बिल्कुल भी नहीं हुआ है तो वो डेवलपर के फेवर में हुआ है, बिल्डर के फेवर में हुआ। अच्छा। जैसे कंप्लीशन का एक डेफिनेशन थी, तो हरियाणा ने जो है कंप्लीशन को ऑक्यूपेशन में तब्दील कर दिया कि अगर आप पार्ट ऑक्यूपेशन ले लेते तो वो कंप्लीशन के इक्विवेलेंट माना जाएगा। तो ये बिल्कुल गलत है। लेकिन सरकार को जब ये कैंसिलेशन वाले जो एपिसोड जो हैं, ये बहुत सारे हैं, आप कोर्ट में जाएंगे, इनकी संख्या निकालेंगे तो ये हज़ारों में निकलेगी। इसी तरीके का पूरा फ्रॉड चल रहा है। इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और इसमें अमेंडमेंट करनी चाहिए कि अगर आपने 10% से ऊपर पैसा डेवलपर ने ले रखा है तो वो किसी भी कीमत पर कैंसिल नहीं कर सकता फ्लैट को। और अगर फ्लैट वो कैंसिल करना चाहता है तो उसको रेरा जाना चाहिए कस्टमर के अगेंस्ट में, तब स्थिति बेहतर बनेगी। ठीक है सक्सेना सर। सुबोध सर, आपने सर को सुना, जो टिप दी या जो उनकी तरफ से था एक एड ऑन कि भैया ये होता, जुडिशियल का कोई व्यक्ति होता तो चीज़ें थोड़ी बेहतर हो सकती थी। नहीं, रोहित बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि देखिए ब्यूरोक्रेसी के साथ प्रॉब्लम क्या है। हाँ। कि ब्यूरोक्रेसी नॉर्मली बदनाम है, और ऊपर से जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है जिसको हम सरकार जिसको बोलते हैं, वहाँ भी बहुत सारे लकूने हैं। जब सरकार किसी बड़े बिल्डर का फेवर करती है, ब्यूरोक्रेट्स चाहकर भी बहुत ज़्यादा कुछ करने की स्थिति में बचते नहीं हैं। अभी मैं आपको एक केस बताता हूँ। अभी जब पीछे ग्रैप लगवा था, जब दिल्ली और हरियाणा, गुड़गांव जो आसपास के जो शहर है हमारा NCR है, वहाँ लोग सांस भी नहीं ले पा रहे थे। तो उस समय NGT और ग्रैप की जो ग्रैप के 1, 2, 3, 4 जो चरण आए थे, ग्रैप 4 लगा हुआ था। उसके अंदर कंस्ट्रक्शन पूरी तरह से बैन होता है, आप किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, भले ही वो सरकारी इमारत क्यों ना हो। ठीक है। लेकिन M3M बिल्डर ने मानेसर के पास में सेक्टर 79 में उस दौरान भी इलीगल तरीके से कंस्ट्रक्शन जारी रखी। जब मानेसर नगर निगम के अधिकारियों ने उसे रुकवाने की कोशिश करी तो उनकी भी नहीं सुनी गई। उसके बाद में कोई ईमानदार अधिकारी रहा होगा तो उसने उन पर नवंबर में 50 लाख रुपए का फाइन का नोटिस दे दिया। ठीक है। लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। अभी कुछ दिन पहले तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था, जो लेटेस्ट अपडेट है। तो आप एक चीज़ सोचिए कि अगर एक MCD जो लोकल बॉडी है, नगर निगम है, जो भी लोकल बॉडी है, अगर वो उसके पास पावर होती है कि अगर रूल्स का वायलेट करते हैं तो रेवेन्यू ऑफिसर्स जो होते हैं, SDM होते हैं, DC होते हैं, उनके पास पावर होती है, वो चाहे तो उस प्रॉपर्टी को सील भी कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन किसी ने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि जिस तरह से पीड़ित लोगों के आरोप लग रहे हैं कि DC गुड़गांव हो या फिर टाउन कंट्री प्लानिंग हो, रेरा हो, नगर निगम हो, पुलिस हो, जहाँ भी जितने ब्यूरोक्रेट्स पे आते हैं उसमें ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो बिल्डर को फेवर कर रहे हैं। और जब अधिकारी बिल्डर को फेवर करेंगे तो सबसे बड़ी समस्या एक आवंटी को ही झेलनी पड़ेगी। ठीक, ये प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और जैसे हम बार बार बात कर रहे हैं ना, खरबंदा सर भी बोल रहे थे कि भैया ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर अगर M3M अपनी इमेज को चमकाना चाह रहे हैं तो दूसरी तरफ ये भी सोचने वाली बात होगी कि तमाम एजेंसीज सरकारों को लेकर भी लगातार सोशल मीडिया पर कैंपेन चल रहा है। निकुंज बहुत एक्टिव है, पंकज सोनी बहुत एक्टिव है, हर एक पीड़ित बहुत एक्टिव है। तो उनका अगर वो अपनी इमेज चमकाना चाह रहे हैं तो दूसरी तरफ सरकारी एजेंसीज की इमेज पर भी एक बड़ा बट्टा लग रहा है। मैं खरबंदा सर आपके पास आ गया। खरबंदा सर, जैसा तो मैं पहले आपका इंट्रोडक्शन देने की जरूरत है नहीं, हर कोई जानता है आपको, लेकिन मुझे बताइए M3M के अधिकारियों ने आपसे संवाद किया, उसके बाद क्या आपने उनसे बात की? कुछ वादे, कुछ दावे बाद में किया क्या? क्योंकि आपसे वादे तो बहुत सारे किए गए, अभी हाल फिलहाल में आपने कोई संवाद उनसे किया हो? मैं आपको बता दूं कि एक तो जो M3M है उसका जो है कोई बुकिंग होती है वो इन्वेस्टर क्लिनिक के थ्रू होती है। उनके किसी भी ऑफिसर से संवाद करो तो कहते हैं M3M के थ्रू बात करो,
मतलब मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि जब आप वो उन्होंने तो कोई कमीशन लिया होगा और हमसे लिया भी था। जब हमने बुकिंग करी थी तो उसने इन्वेस्टर क्लिनिक ने कमीशन लिया था। लेकिन ये मुझे समझ नहीं आता कि उनसे किसी ऑफिसर से M3M के बात करो तो ठीक है, और फिर पहले तो ये टरकाते रहे कि अभी 18 महीने है, 6 महीने और ऊपर बढ़ जाएगा, आपको टैक्सी देना पड़ेगा, 1 साल बढ़ा दिया। उसके बाद जब ऑफिस गए तो वहां का ऑफिस ही बंद कर दिया। अब मैं बता रहा हूँ 79-89 का ऑफिस जहाँ पे ये बुकिंग हो रही थी और जहाँ पे हमारा सारा किया था वहां पे ऑफिस बंद था और कोई कंस्ट्रक्शन भी नहीं थी। छोटी सी बिल्डिंग दिखाई हुई थी कि यहाँ पे ये आपके लिए है, और उस हम गए थे तो वही का वही खड़ी हुई थी। फिर उसके बाद जो है हम गुड़गांव में आ गए, इनके जो मेन ऑफिस में। गुड़गांव ऑफिस गए तो मेन वाला कहता है जी ये तो हमारा ऑफिस तो सब ऑफिस है। मैंने कहा कमाल है, 65 लिखा सब ऑफिस है, 79 कहता अब 82 में जाओ। 82 में गए, फिर कहते हैं जी ये तो नहीं है। ऐसे करके हमारे इन्होंने ये 3 साल बिता दिए। 2024 तक आते आते फिर मैंने कमेंटें लिखनी शुरू कर दी, ईमेल पे सब जगह ये वो। मैंने कहा जी कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा, किसी ने कोई रिस्पांस नहीं दिया अभी तक, कोई रिस्पांस नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, इस पूरे मसले को आप लोग उठाते रहेंगे, हम भी उठाते रहेंगे। मैं टाइम से ओवर हो चुका हूं, लेकिन सक्सेना सर मैं 30 सेकंड्स आपको दे रहा हूं, कंक्लूड आप कीजिएगा। जो ये लोग हैं, जो ये पीड़ित है, किस तरीके से अपने लीगल प्रोसीजर को आगे बढ़ाएं, एक शार्प टिप अगर आप दे दे तो। ये सब लोग मिलके इनको रिट फाइल करनी चाहिए हाई कोर्ट, ठीक, इनके खिलाफ, और सब लोग कंसोर्टियम बना के हाई कोर्ट जाएं और हाई कोर्ट को सारी पूरी डिटेल बताएं कि किस तरीके से इन्होंने किया है, तो वो कॉग्निजेंस इस पर ले सकता है। ठीक है, थैंक यू सो मच अनिल सर, थैंक यू सो मच सुबोध जी, पंकज जी थैंक यू सो मच, खरबंदा सर थैंक यू सो मच, निकुंज थैंक यू सो मच। इस लड़ाई को लगातार हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे, एक के बाद एक सीरीज लगातार हम ला रहे हैं, क्योंकि हमारा वादा सिर्फ और सिर्फ हमारी जनता से था कि अगर आपसे जुड़ा कोई मुद्दा होगा तो पूरे सत्य, साहस और समर्पण के साथ भारत एक्सप्रेस पर आपको मिलेगा। और M3M के पर्दाफाश को लेकर मैं कंक्लूजन आपको पता है क्या करता हूं, मैं आपसे सिर्फ ये कहता हूं कि जब तक इंसाफ नहीं तब तक हमारी ये मुहिम लगातार जारी रहेगी। इसीलिए फिर मिलेंगे, नमस्कार।